नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने चचा ट्रंप जो है ना, ये अपने प्रधानमंत्री को बड़ा परेशान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भोले भाले, उदार हृदय के, हर एक के लिए बहुत प्यार अपने अंदर से छुपाए हुए गए थे अमेरिका में। जाके क्या है, अब की बार ट्रंप सरकार। और जैसे ही ट्रंप जीते, यहाँ भक्तों ने सवा सवा किलो टन के लड्डू बढ़वाए होंगे। जिसकी हैसियत 1 किलो की थी, उसकी 1 किलो, जिसकी 10 किलो थी, 10 किलो। ऐसा लग रहा था उनके वाकई में चचा बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। भक्त घंटा बजा रहे थे, घड़ियाल बजा रहे थे, हवन कर रहे थे कि चचा बन गए अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति। ये पिक्चर आई थी ना, अपना चचा विधायक है, वैसी उसी स्टाइल में। और चचा ने क्या किया? चचा प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने शपथ का न्योता ही नहीं दे रहे हैं। खुलेआम बेइज्जती कर रहे हैं, पूरी दुनिया में किरकिरी करा रहे हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज वहां अमेरिका में चले गए कि हजूर मेहरबानी कर दो, मेरी नौकरी चली जाएगी, एक न्योता तो भेज दो। रोज सुबह उठते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर, सारे भक्त, सारे मंत्री, भक्तों की भक्तनियां, न्यूज चैनल के गोदी मीडिया के एंकरनियां, सब मेल चेक करती हैं कि कहीं रात में ट्रंप जी का न्योता तो नहीं आ गया साहब को। स्पेशल बुलेटिन बना के रख दिए गए हैं कि इधर मेल आए, उधर बुलेटिन चले कि ट्रंप ने बुलाया मोदी को। मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका तैयार। मोदी के स्वागत पे भारतीयों का मूल तैयार। तुरंत रवाना कर देंगे। टिकट बुक करा लिए अपने अपने पत्रकारों के। वहां एजेंसियों से कह दिया गया, पीआर एजेंसियों से, कि 100 200 लोग इकट्ठे कर लेना झुंड में, बाकी हम दिखाते रहेंगे अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन न्योता ही नहीं आ रहा। तो बिजनेस के बड़े पत्रकार हैं, राजीव रंजन जी, नागपुर में रहते हैं, बड़े बढ़िया समझ है। मैंने उनसे पूछा, ये चचा गच्चा क्यों दे रहे हैं? उनने कहा मामला फंसा है एलन मस्क से। एलन मस्क सीधे सीधे शब्दों में हिंदुस्तान में टेलीफोन कंपनियां चाहती हैं। मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझा रहा हूँ, स्टारलिंक स्टारलिंक टिपिकल टाइप की भाषा में नहीं समझा रहा हूँ। मतलब जैसे एयरटेल, जैसे वोडाफोन, जैसे जियो, ऐसे ही मस्क साहब की कंपनी। अब मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि हजूर हमने आपके लिए क्या नहीं किया। हम जिस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, हमने उस मुल्क में तक आग लगा दी आपके खाते। हमारे चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और आप हो कि हमारी जगह कंप्यूटर में मस्क को ले आ रहे हो। हम फिर हम क्या करेंगे? हमारा धंधा ही नहीं चल पाएगा मस्क के सामने। हम तो आधा अधूरी लाइनें देके, आधा अधूरा नेटवर्क देके लोगों को बेवकूफ बना के उनके टेलीफोन के पैसे काट के काम चला रहे हैं, और आप हमारे संग ऐसा कर रहे हो। राजीव रंजन मुझसे बातचीत में गिनाने लगे कि देखो चाइना ने क्या कर लिया। चाइना ने व्हाट्सएप खड़ा कर लिया, अपना 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 फेसबुक खड़ा कर लिया, अपना इंस्टाग्राम कर लिया, टिकटॉक खड़ा कर लिया, और हम भारतीय कुछ कर पाए? मैंने बीच में रोका। मैंने कहा भारत के लोगों को चैलेंज मत करिए, हमने इससे भी बड़ा काम किया। बोले क्या? राजीव रंजन ने मुझसे पूछा क्या? हमने कहा मैं आज तक देख रहा था, शो चल रहा था कि 150 साल 200 साल पहले संभल में कत्लेआम हुआ था, 250 साल पहले कत्लेआम हुआ था, यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर मिल गया। मैं कहा राजीव भाई, हमने तो घर घर में तेजाब बना दिया आदमी के दिमाग को। उन्होंने बना लिया होंगे फेसबुक और टिकटॉक और टिकटॉक और इंस्टाग्राम। हमने तो यहाँ चलता फिरता बारूद का गोला बना दिया। किसी की छत पे चढ़ जाओ, उसका झंडा उतार दो, अपना झंडा लगा लो। किसी भी मस्जिद के सामने खड़े हो जाओ और वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने लगो, और कह लगो इसके नीचे तो मंदिर है, खुदाई शुरू कर दो। हमने क्या किया? हमने तो जज खरीद लिए। ऐसे ऐसे हाईकोर्ट के जज खरीद लिए जो किसी समुदाय को कटबुल्ला कहने पड़े। क्या चाइना, क्या अमेरिका कोई बेचता है हमारे सामने? हमने नफरत की इतनी बड़ी दुकान खड़ी कर ली बाजार में। ये चाइना अमेरिका क्या बेचती है? राजीव भाई हमारी बात से सहमत ही नहीं। वो कह रहे नहीं भाई, इंटेलिजेंस का जमाना है। फिर मुझे भी लगा कि मैं नए साल पे पहाड़ पे जाना चाहता था। बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, आपके मतलब की बात है। मतलब ये बात आप तक तो किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे एक मित्र आए मेरे दफ्तर में। मैंने उनसे कहा पहाड़ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन नैनीताल, मसूरी ये सब इतने भरे होते हैं, कश्मीर अश्मीर, करूँ क्या? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि देहरादून से आगे कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ कम लोग जाते हो। तो वो मुझे बताने लगे, मेरा फोन यूं करके पीछे बंद लॉक रखा हुआ लगा हुआ था बराबर में। वो चले गए तो मैंने फ़ोन खोला, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देहरादून के आगे की जगह के फ़ोटो आने लगे। ये चकराता है, ये मुनस्यारी है, यहाँ है, ये यहाँ है। मैं हैरान कि बातें तो मैं और वो कर रहे थे, ये मेरा फ़ोन कैसे सुन रहा था? तब मैंने एक अमेरिका के बड़े इंटेलिजेंट मेरा मित्र, मैंने उससे बात करी। उन्होंने कहा भाई साहब, इसी का तो खेल है दुनिया में। बोले ये जो घर पे आप सीरी लगाए बैठते हो ना, सीरी गाना बजा दे किशोर कुमार का, सीरी हनी सिंह का गाना बजा दे,
ये सिरी एक्चुअल में आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसने मुझसे कहा बेडरूम में मत लगाना कभी ये सिरी को। सारी चीज़ें वहाँ पे जा रही होती हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। अगर आपको ट्रेस करना होगा तो आपका सिर ही उनका जासूस है। अब बड़ी हैरान, मैं कहा राजीव भाई क्या करें, जंगल में चले जाएँ, बिना कपड़ों के रहने लगे। जहाँ बैठे वहाँ सब जासूसी हो रही है। और ऐसे में जासूसों के जासूस चचा ट्रम्प के सगे चचा से बड़े एलन मस्क, वो कह रहे हैं हमें आने दो अंदर, एक बार टेलीफोन कंपनी तो ले आने दो। इन भारतीयों की जन्म पत्री ऐसी लिखा लेंगे ना, ये फिर ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की तरह हमारे गुलाम हो जाएँगे। बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी कहानियाँ राजीव भाई ने बता दी, मुझे तो सुनकर डर लगा। मेरा तो मकसद उनसे बात करने का इतना था कि भैया चचा ट्रम्प एक न्योता दे दें मोदी जी को, हमारे मोदी जी चले जाएँ या कम से कम एंकर न्यूज़ चैनल के एंकरनियों को डांस तो देख लें हम। हम देख लें वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले सुधीर चौधरी, तिहाड़ी भाई अपने कैसे डांस करते हैं। हम देखें रूप का लियाकत कैसे नाचती हैं और बाकी लोगों को देख लें, लेकिन ट्रम्प साहब का न्योता ही नहीं आ रहा। चलते हैं राजीव रंजन जी के पास, बहुत शानदार, बहुत ज्ञान वाली बातचीत सुनवाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हमारी भी बात कर लीजिएगा, ज़रा हमारी मदद कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कर लीजिए, फिर राजीव रंजन जी के पास चलिए। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। एक गाना था चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को और भक्तों को एक चिट्ठी का इंतज़ार है। अब चिट्ठी तो खत्म हो गई है, अब तो मेल का ज़माना आ गया है, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है। सारे भक्त, सारा प्रधानमंत्री कार्यालय, सारा उनके आस-पास का इलाका, सब उठ के लोग मेल चेक करते हैं। सब अपना व्हाट्सएप उठ के सुबह चेक करते हैं कि ट्रम्प जी का कोई मेल आया है, कोई व्हाइट हाउस से मेल आया है, कोई व्हाइट हाउस से खत आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको राष्ट्रपति ट्रम्प की शपथ ग्रहण समारोह में सादर आमंत्रित किया जाता है। गजब बेइज्जती कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने उदार दिल के हैं, इतने भोले भाले हैं कि सारी मान्यताएं ताक पर रखकर वो अमेरिका में जाके कह चुके हैं कि आपकी बात ट्रम्प सरकार। और ये ट्रम्प इतने बेहूदगी बतर आए हैं, होंगे अपने यहाँ के ताकतवर राष्ट्रपति, होंगे ताकतवर नेता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना अपमान, अभी तक न्योता नहीं आया है। 9-10 तारीख होगी, दिन कितने बचे हैं, अभी तक न्योता नहीं। ये ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, मतलब भारत उनसे कुट्टी-कुट्टी कर दे, लड़ाई लड़ ले? क्यों क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की? राजीव भाई क्या इनपुट है आपके पास? आप बिज़नेस के आदमी हो, धंधा पानी का कुछ खेल हो गया क्या? मस्त-वस्त से कुछ तनातनी हो गई क्या? खेल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। और आपने एक बात बोली कि इन्होंने सारे राजनीतिक, कूटनीतिक डिसिप्लिन नियमों को दरकिनार करके 2020 में अब की बार ट्रम्प सरकार इस बात की घोषणा की थी अमेरिका में जाके, जिसका बहुत ज्यादा उपहास भी उड़ा था कि हम दूसरे देश की राजनीति में क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु शुक्र है अमेरिका का कि वहां पर ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते हैं, वहां पर जो है बैलेट पेपर से आज भी विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है। और आप ये समझ लीजिए कि ये मुल्क ऐसा है जो अपनी उंगली पे पूरी दुनिया को नचाता है, सबसे सशक्त है आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी सबसे ज्यादा सशक्त देश है उस देश के अंदर में जिसके पास में स्पेस तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी है। वो देश भी आज बैलेट बॉक्स से इलेक्शन कराता है। तो अब की बार ट्रम्प सरकार, वहां ईवीएम नहीं थी तो लोगों ने बैलेट बॉक्स से अपना जनाधार दे दिया। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे जो आपने पूछा कि भाई चिट्ठी का न्योते का इंतजार है, वो क्यों नहीं दिया गया। देखिए दो उसके मेन जो रीजंस है मेरी नजर में दो हैं। पहला ये कि जो 23 फरवरी 2022 को जो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद में जैसा अमेरिका ये मान के चल रहा था कि भारत जो है वो एक तरीके से उनकी धुरी में, और चूंकि इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, तो इसको लगा कि जितनी भी प्रजातांत्रिक ताकतें हैं ये इंडिया उनका साथ देगा। ये जो चाइना और पुतिन की जो धुरी बन रही है, शी और पुतिन की, चाइना और रशिया की, ये ऑटोक्रेटिक कंट्री की धुरी से अलग हटके भारत जो है वो आएगा प्रजातांत्रिक वेस्टर्न पावर्स की धुरी में।
किंतु ऐसा हुआ नहीं। उसके कारण भी ठीक है, मेरी नजर में वो ठीक ही हुआ, क्योंकि हमको कच्चे तेल की आवश्यकता है और रशिया ने इंटरनेशनल प्राइसेस से काफी नीचे के प्राइसेस पे हमको तेल दिया। परंतु उससे जो एक ये G7 नेशन या एडवांस नेशन बोल रहे, इनके बीच में एक ये संकेत गया कि भारत एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये कभी भी यहां से वहां, वहां से यहां जा सकता है। भारत से ज्यादा मोदी सरकार के ऊपर में ये एक गया कि भाई जिस तरीके से पुतिन यूक्रेन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के प्रजातंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भारत शायद साथ देगा यूएसए और बाकी वेस्टर्न पावर्स का, परंतु वैसा हुआ नहीं। तो उस टाइम के बाद से आप देखिए कि भारत और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे खराब होते चले गए। अदानी का हिंडनबर्ग आया एक्सपोजे, फिर जॉर्ज सोरस का एंगल आया, दुनिया भर की चीजें निकाली गई, दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर में क्या बोला जाए, छीटाकशी की गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन उतने स्ट्रांग नहीं है। उसी दौरान हमने देखा कि अमेरिका ने बहुत स्ट्रांगली कंप्लेन किया कि उनके एक निवासी हैं पंजाबी सिख जो टेररिस्ट ग्रुप का समर्थन करते हैं, ऐसे भारत का बोलना है, उनको मारने का प्रयास जो है ये, हाँ पन्नू जी, हाँ पन्नू, यस यू आर राइट, पन्नू। तो गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की साजिश जो है वो भारत रच रहा था। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस एक एक करके सामने आए जिससे भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ती गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब को ये एक सिग्नल दिया गया है कि भाई ये सही मौका नहीं है भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने का, जब तक कि भारत से हमको किसी भी तरीके का एक फ्रेंडशिप का सिग्नल ना जाए कि भाई हम जो है वो चाइना और रशिया वाले जो स्फीयर है उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है और हम अमेरिका के साथ में हैं या वेस्टर्न पावर्स के साथ में हैं। तो एक कारण तो मुझे ये लगता है। दूसरा, आपने सही बोला कि अमेरिका जितना चाहता है कि भारत अपने मार्केट्स को ओपन करे, इंडिया कर नहीं रहा। ट्रंप के भी शासनकाल में आपको याद होगा जो फर्स्ट जो था 2016 से 2020 का, उसमें इन लोगों ने कई सेक्टर्स को ओपन करने के लिए कहा था इंडिया को, ठीक है। और उस तरीके से उन सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर हुआ, तो वैसे सेक्टर को इंडिया ने ओपन नहीं किया, कोशिश किया, परंतु यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उस चीज के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की 2/3 जनता जो है वो तो कृषि पे ही आधारित है। उनकी रोजी रोटी जो है वो जीवन निर्वाह करते कृषि के भरोसे। तो वो इंडिया वो कर नहीं पाया। और अमेरिका जो है ये ओपन मार्केट चाहता है। ये ना केवल इसने अपने मार्केट्स ओपन रखे हैं, बल्कि ये चाहता है कि विश्व में भी दूसरी जगह पे हर जगह जो है ओपन मार्केट हो और कैपिटल जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए सारी नीतियां बनाई जाए। परंतु ऐसा, और यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका का कहना है कि भाई हमने जब अपने मार्केट्स आपके लिए ओपन किए हैं तो आप अपने मार्केट्स हमारे लिए क्यों नहीं ओपन करो। तो उनका भी कहना सही है। आज जो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो इतनी बॉयंट है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने अपने मार्केट्स को ओपन करके रखा हुआ है। वहां चाइना का भी माल जाता है, वहां इंडिया का भी जाता है, विश्व भर से आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो अमेरिका ही करता है। हर महीने मैं आपको बताता हूं संजय जी, $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है, यानी साल का लगभग $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो ट्रेड डेफिसिट इसलिए नहीं है कि अमेरिका वो चीजें बना नहीं सकता, अमेरिका बना सकता है, परंतु यदि डॉलर को रिजर्व करेंसी, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी रहने देना है तो उसके लिए ये जरूरी है जिस भी राष्ट्र की रिजर्व करेंसी रहेगी उसको करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने डॉलर्स का सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में होना चाहिए। तो अमेरिका का ये कहना है कि यदि मेरे मार्केट्स ओपन है तो आप क्यों नहीं अपने मार्केट्स ओपन कर रहे हो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने कोशिश भी किया इंडिया ने कि एलॉन मस्क के लिए जो है वो रास्ता स्पष्ट किया जाए, किंतु भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो इन्होंने फेसबुक से लेके ट्विटर से लेके सबके सामने रख दी हैं कि आप यूजर्स के नाम जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, आपसे जब भी डाटा मांगा जाए आप गवर्नमेंट को देंगे। तो इस तरीके की जो शर्तें हैं वो अमेरिकन कंपनीज को मंजूर नहीं है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो अमेरिका की कंपनीज के ऊपर में हम बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना ने लगाया हुआ है, या अमेरिकन कंपनी चाइना में कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पे मतलब ऑटोक्रेटिक रूल है, परंतु वो इंडिया से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण ऐसे नियमों को ना लागू करे जिससे किसी भी तरीके से वहां के सिटीजन्स के ऊपर में एक नजर रखी जाए, एक ऐसा इमेज जाए कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो इस कारण से जो है, और उन कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा कि उनसे डाटा शेयरिंग की बात की जा रही है। तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे कारण है संजय जी, जिसके कारण इंडिया और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। जी, एक बात देखिए राजीव जी, अगर न्योता नहीं आया, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, न्योता आएगा या नहीं आएगा? ट्रंप बुलाएंगे मोदी को या नहीं बुलाएंगे? कहेंगे आ जाओ चाय पी लो या नहीं कहेंगे? कहेंगे लंच कर लो या नहीं कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इलॉन मस्क के ऊपर में। जिस तरीके से इलॉन मस्क की हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और कारण भी है। आप बताइए, ट्रंप को ट्विटर ने बैन किया तो इस आदमी ने ट्विटर को ही खरीद डाला, जस्ट बिकॉज इलॉन मस्क, ये अपना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस से ट्विटर में आए। तो ये दोस्ती निभाना है, तो उन्होंने मस्क जो है वो अपनी तरफ से दोस्ती निभा रहे हैं, ट्रंप भी अपनी तरफ से दोस्ती निभाएंगे। तो हम कितना ज्यादा जो है वो टेस्ला को या इनकी जो स्पेसलिंक कंपनी है उसको हम कितनी रियायतें देते हैं, इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे भारत के अंदर में एयरटेल और मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही ज्यादा मुखर होके विरोध किया है कि आप जो है मस्क साहब को जो है स्पेशल रियायतें ना दें, बिडिंग कराएं, बिड द्वारा वो यदि आते हैं तो ही उनको एंट्री मतलब करने दिया जाए। तो इंडिया किस तरीके से अमेरिका के इंडस्ट्रियल पावर्स को, इंडस्ट्रियल हाउसेस को किस तरीके से जो है ट्रीट करता है, उनके लिए किस तरीके की रियायतें खोलता है, अपना मार्केट कितना ओपन करता है, अपने एक्सपोर्ट जो इंडिया कर रहा है उसमें क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस करने का सामर्थ्य रखता है क्या, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वहां पे अभी जो है वो समीक्षा चल रही है। जहां तक मुझे लगता है, देखिए इनविटेशन भले ही दे भी दें, परंतु ऐसे इनविटेशन का कोई मतलब नहीं जो बहुत तरसा तरसा के आपको दिया जाए, ठीक है। तो इनविटेशन आ भी जाए लास्ट मोमेंट पे तो उसका फायदा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप, आप मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से आप प्रेशर में काम करने वाले आदमी नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो कनाडा को किस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो डेनमार्क को किस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि हमेशा बोलते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का पार्ट होना चाहिए, या तो हम उसे खरीदेंगे या हम फोर्सफुली ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। आप ये ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है संजय जी, ये G7 नेशंस के बीच में एक, आप ये समझ लीजिए कि उनके बीच में तनातनी पैदा करने का एक बहुत बड़ा आगे आने वाले दिनों में कारण हो सकता है। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए कई लोग सोच रहे हैं। चाइना ऑलरेडी ग्रीनलैंड में घुस चुका है, उसने कई सारी चीजों के लिए वहां पे टर्मिनल्स के लिए बिड भी किया है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है। परंतु अमेरिका का जिस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा, और इंटरेस्ट बढ़ने का कारण है, आप देखिए ये ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस होने के कारण धीरे धीरे जो है वो आर्कटिक जो ये है एरिया जो है, और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल हम देख रहे हैं, उससे धीरे धीरे हिमखंड जो है वो पिघल रहा है। तो ग्रीनलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में जो है वो बर्फ से घिरा नहीं रहेगा, और वो बर्फ पिघल जाएगी तो एक यूरोप तक जाने का और रशिया तक डायरेक्ट जाने का एक रूट बनता है। आपको अटलांटिक महासागर द्वारा जो आज की डेट में रूट है क्रॉस करके पहुंचने का, वो अटलांटिक की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से ही जो है वो ये कर सकते हैं, यूरोप तक पहुंच सकते हैं, रशिया तक पहुंच सकते हैं। बीच में कनाडा आता है, तो वो इसलिए चाहते हैं कि कनाडा भी जो है वो अमेरिका का 51st स्टेट बन जाए। दूसरी चीज ये कि वहां खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है। अभी तक वर्ल्ड में हर जगह खनिज पदार्थों का जो है वो एक्सप्लोरेशन हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक बैरन लैंड है, वर्जिन लैंड है, जहां पर ग्रीनलैंड में अभी तक जहां पे एक्सप्लोरेशन ठीक से हुआ नहीं है। तो ये काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि जिसके भी इस पास में ग्रीनलैंड रहेगा, बहुत सारे खनिज पदार्थ, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स, मिनरल्स
ऑयल जो है वो उसकी झोली में आके गिरने की संभावना है। जी संजय जी। एक पंकज उधास की गजल थी, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ मस्क हैं ट्रंप हैं और एक तरफ अंबानी है। मस्क राजी नहीं है कि भैया हमें तो स्टारलिंक लाना है, हम तो सीधा फोन की इंडस्ट्री में हमारा कब्जा होगा। और आसान नहीं होता है फोन की इंडस्ट्री, मतलब मेरे आपके जीवन की छोटी छोटी घटना एलन मस्क को पता होना। हम फोन पे क्या क्या बातें करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ डाटा वहां पे रहता है। वो बड़ा मुसीबत हो गई है। अंबानी कह रहे हैं कि हमने आपसे बड़ा याराना निभाया है भाई, हमने आपके लिए अपने चैनल पे इतने हिंदू मुसलमान कराया है। हम भले ही दुबई में हजारों करोड़ का बंगला खरीदे, लेकिन चैनल पे तो हमने देवगन और चोपड़ा जैसे जहरीले एंकर छोड़े हैं। इस मुल्क ने जिसने हमें इतना बनाया, हमने उसी को आग लगा दिया आपकी खातिर। क्या नहीं किया हजूर मेरे बॉस? पूरे पूरे देश में दंगे हो जाएं इसके लिए हमने नेटवर्क 18 खरीदा, और आज मस्क के लिए आप हमें छोड़ रहे हो। मैं किधर जाऊं होता नहीं फैसला, क्या करेंगे मोदी जी राजीव भाई? देखिए ये तो आपने कहा ही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो रखी है इनके लिए, है ना। परंतु आप ये समझिए कि इंटरनेशनल प्रेशर, एलॉन मस्क कोई अकेले इंडिया में सर्विस देने थोड़ा ना आ रहे हैं। ऑलरेडी इनकी जो है, मतलब आप समझिए 50 से ज्यादा मुल्कों में ऑलरेडी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और करीबन 60 से 70 राष्ट्रों में एंट्री करने का जो है उनका ये है, प्लानिंग है, या शायद इंप्लीमेंट भी कर चुके होंगे। तो आपका ये मानना कि, या किसी का भी ये कहना कि एलॉन मस्क के पास में इंडिया का पूरा डाटा जाएगा, तो क्या आज नहीं जा रहा है क्या? आज फेसबुक, ट्विटर यानी जो एक्स हो गया है, इनके पास में जो डाटा है, आपको याद है एक प्रोग्राम मैंने आपके साथ ही किया था कि इलेक्शन के ठीक पहले एलॉन मस्क ने इंडिया आने से मना कर दिया था, और आपने मेरा इंटरव्यू लेके पूछा था कि इसके क्या इंप्लीकेशंस है, और मैंने आपको बताया था कि जितना डाटा इनके पास में है और जिस तरीके से इनको दिख रहा है, उससे लग रहा है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार नहीं बनाने वाले हैं, और एलॉन मस्क नई सरकार के साथ में बातचीत करने के लिए देख रहे हैं कि उपयुक्त समय आएगा तो उनसे बात करेंगे, इसलिए शायद उन्होंने इंडिया आने का अपना प्रोग्राम जो है वो टाल दिया। संजय जी, आज की डेट में फेसबुक, ट्विटर और बाकी तमाम, अब तो ब्लू स्काई आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, तमाम तरीके के जो है वो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ये आपका पूरा डाटा ही तो ले रहे हैं, ये इंटेलिजेंस का ही तो काम कर रहे हैं। आप कब तक इनसे बचेंगे और कहां तक जाएंगे? 50 अमेजोन से लेके फ्लिपकार्ट जो आज की डेट में वॉलमार्ट का पार्ट है, सबके पास में आपके बाइंग पैटर्न्स हैं, आपका बिहेवियल, उनको मालूम है, बिहेवियरल साइंस के टूल्स यूज करके उनको पता है कि आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या खरीद सकते हैं, आपके कौन मित्र हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आप किस तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। गूगल से बड़ा तो इंटेलिजेंस का और कोई दूसरा साधन ही नहीं, टूल ही नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है, आप कब तक रोकेंगे? आप कहां तक रोकेंगे? इंडिया ने आज तक कोई इनोवेशन किया नहीं है इस एरिया में, हम सिर्फ कॉपी कट पेस्ट करके जो है वही। आप देखिए चाइना ने इतना बड़ा बैदू बना दिया, टेंसेंट इतनी बड़ी कंपनी होगी, उन्होंने अपने फेसबुक खड़े कर दिए, अपना ट्विटर खड़ा कर दिया है, अपना इंस्टाग्राम खड़ा कर दिया, टिकटॉक आज इन सबको टक्कर दे रहा है। पर इंडिया ने कौन सा ब्रांड खड़ा किया है, क्या खड़ा किया है? ये मुकेश अंबानी से पूछना चाहिए। आप जी आप गलत कर रहे हैं, आप गलत खड़ा कर रहे हैं। मतलब मैं इसमें रुकूंगा, क्षमा चाहूंगा, मैं कभी अपने किसी भी पेरेंट्स को रोकता नहीं हूँ और उनकी कोई बात होती है उसका खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ कि इंडिया ने पैदा नहीं किया है। मैंने देख रहा था अभी 1 घंटे पहले आज तक पे देख रहा था, इंडिया ने पैदा किया है, बड़ा मजबूती से पैदा किया है, घर घर में पैदा किया। राजीव भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आज तक पे चल रहा था कि संभल में 50 साल पहले दंगे हुए, अब हम मंदिर खोज रहे हैं वहां पे। कैसे पैदा नहीं किया? आप बताइए कौन सा देश ऐसा होगा जो 100-200 साल पहले दंगों की बात ऐसे पुरजोर तरीके से कहता होगा? हमने पैदा किया है, हमने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं, किसी के घर पे चले जाएंगे, किसी का झंडा उतार आएंगे, अपना झंडा लगाए आएंगे। हमने ऐसी फौज पैदा करी है जो किसी भी कहेगा तुम्हारे घर में बकरे का नहीं है, गाय का मीट है, उसको मार डालेंगे। अरे हमने तो बिल्कुल एक चलते फिरते आदमी के दिमाग को तेजाब में बना दिया है भाई। होंगे ये चाइना वाइना जो टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि हम देखो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ ढूंढ के निकल लाएंगे, और आप कह रहे हो कुछ बनाया नहीं है। इतनी बढ़िया फैक्ट्री बनाई है मोदी जी ने,
इतनी बढ़िया फैक्ट्री बनाई है नागपुर में, आप वहां रहते हैं, वहां संघ के लोगों ने, कि घर घर में प्रोडक्शन चालू है। दिन भर मैसेज आते रहते हैं कि संभल में 200 साल पहले दंगे हुए थे, 300 साल पहले ये हुआ था। अब बताइए आप, 300 साल पहले हमारे पूर्वजों को इतना अपमानित किया गया और हम अभी तक टिकटॉक और फेसबुक पे तो चांद पे जाने की बात करते हैं। निपटेंगे पहले हम इन लोगों से जिन्होंने 300 साल पहले किया, और आप कह रहे हैं कुछ किया नहीं है। आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और मैं जो है ये जिस तरीके से जहां देश जा रहा है, ये देख के समझ के तो मतलब इलॉन मस्क भी जो है वो भी बेहोश हो जाएंगे। जब सब आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जो रिग्रेसिव माइंडसेट है, ये कहां देश को लेके जाएगा, आई मीन ये सिर्फ आप और मैं गैस ही कर सकते हैं। मेरा ये कहना है, आपने बहुत भिगो भिगो के जो मारा है मखमली जूते, वो मैं समझ रहा हूं। मेरा कहना ये है कि संजय जी, हमारे पास में अपना कोई ब्रांड नहीं है, और जितने भी ये ब्रांड्स हैं, गूगल से लेके फेसबुक से लेके ट्विटर तक, ये सारे ब्रांड्स इंटेलिजेंस, आप समझ लीजिए आपके डाटा का जो है पूल इनके पास में पड़ा हुआ है। तो आप सिर्फ उसके भरोसे इलॉन मस्क को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही कमजोर आर्गुमेंट रहेगा। अब अंबानी जी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अंबानी जी ने पूरा भारत खोद डाला है। इनोवेशन तो कुछ किया नहीं, वही पुराने टाइम की तरह खंबे गाड़ना और जो है वो जमीन के नीचे से तारे बिछाना, वही चीजें इनकी चल रही हैं अभी भी। उस कारण से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर में, रिलायंस मतलब ग्रुप के ऊपर में। तो ये पूरा 3 लाख करोड़ तो भाई मतलब बड़ी मुसीबत में ये लोग आ जाएंगे अगर जो है इलॉन मस्क आ जाते हैं और इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो एयरटेल रिलायंस छोड़ के मस्क के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे आ जाए। मैं भी वेट कर रहा हूं, आएंगे तो मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो आपको एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो मतलब आपके लाइफ को बहुत इजी बनाता है और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट फैसिलिटेट करता है। तो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस ने सिर्फ अपने लिए पैसा बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। कुछ भी इनको बोलो तो बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना रहे हैं। अरे भैया, शेयर होल्डर सबसे बड़े तो आप ही हो, तो आप सीधा बोलो ना कि हम अपने लिए पैसा बना रहे हैं। जो पैसा इनको इनोवेशन में लगाना था, R&D में लगाना था, वो पैसा इन्होंने डिविडेंड देने में, बायबैक देने में और पॉलिटिशियंस को पैसे खिला के करप्शन करने के अलावा और कुछ यहां पे हुआ नहीं। R&D और आप समझिए इनोवेशन में इंडिया सिर्फ 0.3% अपना जीडीपी का खर्च करता है। ये जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज मोर देन 1.8%। तो आई मीन आप 1/6 हो जो ग्लोबल एवरेज है। इससे आप समझ जाओ कि हमारा देश कितना पीछे चला गया है। तो हमारे पास में अपने प्रोडक्ट्स नहीं है। हमारे बिजनेस हाउसेस जो हैं वो सिर्फ मतलब आप मार्केटिंग करना जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। संजय जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों से सवाल पूछता हूं कि आप सोचिए कि क्यों ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर अमेरिकन मार्केट में जाता है तो फेल हो जाता है। टाटा ग्रुप यदि कोरस जैसा स्टील, जो यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, उसका एक्विजिशन करता है तो टाटा फेल हो जाता है। उसी तरीके से बिरला नोवालिस का जो सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी है कनाडा की, उसको अक्वायर करता है तो आज तक वो टर्न अराउंड ही कर रहा है। ऐसा क्यों है कि इंडिया के बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट हाउसेस जो इंडिया में तो धूम मचा रहे हैं बट ये बाहर जाके जो है फेल हो जा रहे हैं? ऐसा क्यों है? ये सोचने की जरूरत है। इंडियन कंपनीज इनोवेशन पे पैसा खर्चा नहीं करती हैं। इंडियन कंपनीज एक जो ब्रांड बनाना चाहिए, ओवरसीज मार्केट में ब्रांड बनाने में बहुत पैसा लगता है। आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, आपसे चाहते हो कि पैसा आते जाए हमारे पास आते जाए, बट वो पैसे को वापस आप समाज में लगाओ, मार्केटिंग के थ्रू, R&D के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, जॉब क्रिएशन के थ्रू, वो बहुत कम है। और ये सब मुद्दे हैं, ये सब असली मुद्दे हैं जिसपे हर न्यूज चैनल को, हर अखबार को, हर मैगजीन को चर्चा करनी चाहिए। बट आज इन सब चीजों के बारे में दर्शकों को पता ही नहीं है, आम लोगों को ये सब चीजें पता ही नहीं है, कभी उनका ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान नहीं जाने का कारण यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भाई हम कहां पिछड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि चाइना में बैदूस आ गया, चाइना में टेंसेंट आ गया, बट इंडिया उस लेवल का कोई बड़ा कंपनी नहीं बना पाया? ऐसा क्यों है कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर सब चाइना में फेल हो गए पर ये सारे के सारे इंडिया में सक्सेसफुल है? ये सोचने की जरूरत है। हमारे देश की जनता को ये सोचने की जरूरत है कि हम कहां पिछड़ रहे हैं।
मंदिर मस्जिद करने का ये समय नहीं है, धर्म के नाम पे झगड़ने का ये समय नहीं है। हम 800-900 साल से धर्म के नाम पे झगड़ कर रहे हैं। ये वक्त है कि हम सोचें, क्योंकि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में R&D इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर एक इंडियन एक कोरियन के साथ कंपीट कर रहा है, एक जापानीज के साथ कंपीट कर रहा है, एक चाइनीज के साथ कंपीट कर रहा है, एक आप समझिए इंडोनेशियन के साथ कंपीट कर रहा है कि ये जो एडवांस नेशंस जो है, इनका पैसा जो है और उनका जो एम्प्लॉयमेंट जो है, जॉब जो है, वो इंडिया में रहे। आज हमारा मुकाबला, इंडियन का मुकाबला जॉब के लिए इंडियन के साथ नहीं है। आज इंडियन का मुकाबला जॉब के लिए कोरियन के साथ में, एक फिलिपिनो के साथ में, एक मैक्सिकन के साथ में, एक चाइनीज के साथ में। तो हम जब तक अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने दिमाग के ज्ञान के चक्षु नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपना लर्निंग कर्व, नॉलेज कर्व नहीं बढ़ाएंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। जी संजय जी। राजीव जी, बात तो आपकी सही कह रहे हैं कि हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन मस्क भाई भी तो गड़बड़ कर देते हैं। कह रहे हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है। बताइए, यहाँ तो सब कुछ भविष्य उस पर टिका हुआ है, वो कह रहे हैं ईवीएम हैक करी जा सकती है। लेकिन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जवाब नहीं है। मस्क जैसे तो 1000 बेचाएंगे वो। उनने कहा ईवीएम तो छोड़ो, हम तो वोटर लिस्ट ही गायब कर देंगे। बात ईवीएम तो तब तक पहुंचेगी जब तक वोटर लिस्ट सही होगी। तो राजीव रंजन और संजय शर्मा का नाम ही नहीं होगा तो बटन कहां से दबा देंगे। तो मस्क जी के चचा भी नहीं जानते होंगे कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खेल हो जाता है कि पूरी वोटर लिस्ट में हजारों लाखों वोट जुड़ जाते हैं, कट जाते हैं। वोट डालने के बाद चुनाव आयोग परसेंटेज बढ़ा देता है। इन बातों का मस्क के पास कोई इलाज होगा क्या? कभी ऐसा शगुफा बना सकते हैं वो? देखिए, नागपुर में जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उसमें 1.25 लाख के मार्जिन से जो है गडकरी साहब जीते। यानी 65,000 लोग यहां के वहां हो जाते तो गडकरी जी भी अपनी सीट हार जाते। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन से लेके विधानसभा इलेक्शन के बीच में 75,000 से 80,000 नए वोटर्स ऐड कराए गए। सोचिए आप। ठीक है, ये तो मुझे 2 या 3 कंस्टिट्यूएंसी की जानकारी है। नागपुर में 6 कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये कहानी सिर्फ नागपुर में नहीं हो रही है, ये कहानी पूरे इंडिया में हो रही है। ये कौन है ये अदृश्य वोटर जो एकदम से बढ़ जा रहे हैं लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के बीच में? क्या हम घर घर जाके जो है वो तय कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि जिन वोटर्स के नाम ऐड हो रहे हैं वो वोटर सही वोटर तो हैं? आज रुपए के माध्यम से, आज आप समझिए फोन पे, पेटीएम, दुनिया भर की चीजें आ गई जिससे आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेके हर बिहेवियर तक को जो है नजर में रखा जा रहा है। तो क्यों नहीं हम जो है एक सही वोटर लिस्ट जिसके ऊपर में कोई शंका ना पैदा हो, जिसके ऊपर में कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों नहीं हम जांच कर पा रहे हैं कि एक आदमी का एक ही वोटर आईडी कार्ड हो? आपने आधार बना दिया, आपने पैन बना दिया, आप क्यों नहीं वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर रहे हो? आप चाहते ही नहीं हो कि इस देश में ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो। यदि इस देश में ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होने लगेंगे तो इस देश का चित्र ही कुछ अलग रहेगा। आप बताइए, यदि मैं नागपुर में रह रहा हूं और मेरा वोटिंग मान लीजिए बॉम्बे में है, तो मुझे क्यों नहीं नागपुर से बैठ के वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए? तो देश के अंदर में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई। आज हमारे बैंकिंग हम जो कर रहे हैं, सब्जी तक खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे पास में एक ऐसा माध्यम है कि हम तुरंत जो है वो ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं और वो बहुत सेफ मोड है, सिक्योर मोड है। तो वोटिंग जो एक देश की जो दशा और दिशा निर्धारित करता है, जो एक देश का चित्र बनाता है, जो इस एक किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस प्रोसेस के लिए, उस इलेक्शन प्रोसेस के लिए हम क्यों नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जहां पर एक आदमी जो है सुगमता के साथ में इलेक्शन करे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। ठीक है, ये फेयर होना बहुत जरूरी है। तो वो उस चीज के लिए, क्योंकि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यदि आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, परंतु आपके अंदर चाह नहीं है। जहां चाह वहां राह। जब चाह नहीं है तो क्या होगा? आपने एकदम सही कहा, वोटर लिस्ट में धांधली जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। अगर ये ईवीएम सही होती है और वोटर लिस्ट में धांधली नहीं होती, 240 जो सीटें आई हैं, ये 140 भी ना आती। ये बच्चा देश का जानता है। इन दो अरे चीजों ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में 190 सीट मिलेगी। मैंने खुद आपके प्रोग्राम में और मैंने कहा था कि एनडीए को 220 से 240 मिलेगी, तो अकेले बीजेपी यहाँ 240 मिलेगी। ईवीएम वोटर लिस्ट नहीं होती तो भाई साहब 140 से भी नीचे दिखाई दे रहे होते विश्वगुरु हमारे। एक आखिरी सवाल,
अब जब बात इंटेलिजेंस की हो रही है, बात सॉफ्टवेयर की हो रही है, बात एआई की हो रही है, मुझे नए साल पे पहाड़ पे जाना था। तो मैं अपने मेरा फ़ोन जैसे ही अभी पास में रखा हुआ है, बंद है फ़ोन, ऐसे ही बंद रखा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। तब तक कहीं कोई ज़िक्र नहीं था, मैंने अपने परिवार से भी ज़िक्र नहीं किया। मेरे एक मित्र मेरे ऑफ़िस में आए, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा यार सारा कुछ तो देख लिया है, पहाड़-वहाड़ तो सब हो आए हैं हम लोग और मसूरी, नैनीताल ये इतने भरे होते हैं नए साल पे, जाने का मन ही करता है। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि देहरादून से कहीं थोड़ा आगे जाया जाए, जो कहाँ पे कम भीड़-भाड़ हो। अब मेरा फ़ोन बंद रखा हुआ है और मैं उन मित्र से बैठ के अपने ऑफ़िस में बात कर रहा हूँ। वो चले गए, 1 घंटे बाद मैंने खोला, अपना सोशल अकाउंट्स खोलने शुरू किए। आप यकीन मानोगे राजीव जी, मैं तो शॉक्ड था, मैंने सुनी थी ये बातें। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो देहरादून से 60-70 किलोमीटर दूर की जो जगह है वो आने लगी। चकराता चले जाइए, यहाँ चलो उसके वो आने लगे कि ये होटल है यहाँ। मैं हैरान कि भाई बात तो मेरी उसकी हो रही थी, मेरा फ़ोन को कैसे पता? तब मुझे अपने कुछ मित्रों की बात याद आई कि अगर आपका फ़ोन बंद भी है, बड़ा इंटेलिजेंट मित्र मेरा अमेरिका में रहता है। उसने कहा ये जो मुँह से आवाज़ निकालते हैं ना और आपका एक स्पीकर बजना शुरू हो जाता है कि जो आप कहते हैं वो गाना बजाओ, सिरी गाना बजाओ, सिरी गाना बज रहा है, सिरी ये करो। तो उसने कहा इसको कम से कम बेडरूम में लगा के कभी मत सोइएगा आप। मैंने कहा मतलब? बोले आपका सिरी जहाँ पे बज रहा है इसका मतलब आपकी हर गतिविधि वहाँ रिकॉर्ड हो रही है। यानी कि अब क्या जंगल में बिना कपड़ों के रहना शुरू कर दें राजीव भाई? हमारे मोबाइल में, हमारे सिरी में मतलब हम जिस ऑफ़िस में बैठे हैं, यहाँ भी हमारी जासूसी हो रही है। कौन से मुल्क में आ गए हो? क्या वाक़ई में इंटेलिजेंस का ये लेवल मस्क जी आ गए? हमने उनका टेलीफ़ोन ले लिया तो पड़ोसी घर की भी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वो तो। ये डराती नहीं ये चीज़ें क्या राजीव भाई? यही तो मुद्दे हैं जिस पे इस देश में गहन चर्चा होनी चाहिए संजय जी। आप मैं वही तो कह रहा हूं कि इंडिया क्यों नहीं डेवलप कर पाया, हमने क्यों ट्विटर को, गूगल को, फेसबुक को इंडिया में एंटर होके इतना फलने फूलने दिया। चाइना में तो ये नहीं घुस पाए, चाइना में तो फेसबुक फेल हो गया, तमाम तरीके की कोशिशें की उन लोगों ने, ट्विटर फेल हो गया, इंस्टाग्राम फेल हो गया। इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हुई? हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे देश के जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ये लोग जो है इनका ध्यान इस तरफ गए नहीं। हम बस खुशियां ही मनाते रह गए कि एक इंडियन को गूगल का हेड बना दिया गया है ना, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गए। अरे भाई वो सिर्फ आपके टैलेंट के बेसिस पे इंडियंस को हेड नहीं बना रहे, ऑफ कोर्स वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, परंतु वहां पे दूसरे भी इंप्लीकेशन, दूसरे भी कैलकुलेशन चल रहे हैं। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, इंडिया एक्सपेरिमेंटल मार्केट है, इंडिया टेस्ट मार्केट है इन सारी बड़ी कंपनीज का। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सारे आके यहां पे इंडिया में जो है अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज जो इंटेलिजेंस गैदरिंग ये कंपनीज कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो वो कोई नहीं कर रहा। मैंने इसके ऊपर में फॉर्च्यून में कईयों आर्टिकल लिखे हैं डाटा प्रोटेक्शन को लेके, डाटा थेफ्ट को लेके, परंतु आप मतलब मान लीजिए हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, या तो इनका इंटेलिजेंस लेवल जो है, इनकी जो मानसिक क्षमता जो है वो मैच ही नहीं कर पा रही है, वो चीजें सोच ही नहीं पा रहे आगे की, या फिर ये सब के सब मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपके अपने देश के लोगों की निगरानी हो, कोई बिग ब्रदर इनके ऊपर में नजर रखे, और ये इंडियन कंपनी नहीं हो, फॉरेन कंपनी हो, जो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट में बैठे हुए जो स्ट्रांग लोग हैं उनके साथ ही डाटा शेयर करे, ताकि वो हम सबकी जानकारी रखे। ये खुद चाहते हैं। ये दो में से एक ही कारण हो सकता है, या तो इनकी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो आगे की प्लानिंग कर सके, जैसे चाइना के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया है, जहां पे उनकी अपनी कंपनीज खुद की डेवलप हुई है। ठीक है, वहां की अपनी कंपनीज डेवलप हुई, अपनी गवर्नमेंट को दे रही है, समझ में आता है। पर इंडिया में तो विदेशी कंपनीज है, और विदेशी कंपनीज कहां लेके जा रही है डाटा, अगर हमारे सिर्फ गवर्नमेंट पे के साथ शेयर करती है तो समझ में भी आता, वो डाटा कहाँ है, अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, हमको किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, इस बात पे गहन चर्चा होनी चाहिए, बड़ी चर्चा होनी चाहिए, और हर टीवी प्रोग्राम्स को, हर मैगजीन, हर चैनल को इसके ऊपर में जो है डिस्कशंस कराने की जरूरत है, क्योंकि यही असली देश के मुद्दे हैं। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर एक स्टिफ एक कंपटीशन बढ़ रहा है, सशक्त मुल्क जो है जो मुल्क के ऊपर में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। रशिया यूक्रेन पे हावी हो गया है, अमेरिका डेनमार्क पे हावी हो गया है, अमेरिका कनाडा पे हावी हो गया है।
तो अब कोई इंटरनेशनल लॉ नाम की चीज दिखती हुई नजर नहीं आ रही। संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर हो रहा है, इंटरनेशनल लॉज वीक हो रहे हैं। यही कारण है कि अजरबैजान आर्मीनिया पे कब्जा करना चाह रहा है, रशिया यूक्रेन पे और अमेरिका ग्रीनलैंड पे। तो हमें अपना प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चारों तरफ दुश्मन मुल्क से घिरे हुए हैं। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा करी आज आपने, मजा आ गया, थैंक यू भाई। ये तो राजीव रंजन जी आपने सुना होगा, क्या ज्ञान की बातें कर रहे थे, बताइए। अब इन हालातों के बावजूद भी अगर ये वीडियो चल रहा होगा अमेरिका में बहुत सारे लोग मेरे को देखते हैं, 4PM बड़ा पॉपुलर है अमेरिका में, तो अमेरिका के उन लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम ये वीडियो ट्रंप के सचिवालय में भिजवा दें कि हमारे यहाँ के 150 करोड़ के वो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, उनकी आंखों में आंसू हैं, किसी का बुढ़ापे में दिल नहीं दुखाना चाहिए, एक नोटा तो भिजवा दो, एक नोटा तो भिजवाना बनता है। बताइएगा आपका क्या सोचना है। शुक्रिया, थैंक यू।